नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें हम देखेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिमालय नदियों को कवर किया था, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को कवर करेंगे। यदि आपने हिमालय नदियों की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में कवर करने से पहले हम प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों में कुछ अंतर देख लेते हैं। अगर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। तो हम देखते हैं कि ये मौसमी क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें वर्षा का जो जल है वह जल का स्रोत होता है। क्योंकि वर्षा जब होती है तो इन नदियों में पानी आता है और उसी समय ये नदियाँ क्या होती हैं, अपने उफान पर होती है। जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो इन नदियों का पानी सूखने लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कुछ नदियाँ पूरी तरह ही सूख जाती हैं और गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, इसलिए इन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। अब हम देखते हैं हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती है, यानी कि इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत कौन कौन से हैं? एक ग्लेशियर है, एक वर्षा का जल है। जब गर्मी के दिनों में ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर से पिघली हुए पानी का जल नदियों में आता है, और दूसरा जो बरसात के समय वर्षा का जल नदियों में आता है तो इन नदियाँ उफान पर होती हैं और कई जगह बाढ़ का कारण बनती है। तो हमने देखा जो हिमालय नदियाँ हैं इनके जल का स्रोत क्या क्या है? एक ग्लेशियर है और एक वर्षा का जल है। अब हम आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय। हमने देखा प्रायद्वीपीय क्या होता है या पेनिनसुला क्या होता है, इसे देखेंगे, और खाड़ी या बे क्या होता है इनको भी हम कवर करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ से यह भूमि से घिरा हुआ है और तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है तथा एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और एक मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन से देख लिया, यह तीन ओर से किससे जल से घिरा होता है और एक और मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला। अब हम देखते हैं खाड़ी या बे क्या होती है। इसकी डेफिनेशन को पहले एक बार देख लेते हैं। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय का बिल्कुल विपरीत होता है। हमने देखा यह तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, लेकिन जो खाड़ी होती है वह तीन ओर से मुख्य भूमि से जुड़ी होती है और एक ओर से यह जल से घिरी होती है, उसे खाड़ी कहते हैं। आपने सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है समुद्र का जल और एक ओर से जल से घिरा होता है और तीन ओर से मुख्य भूमि से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों के बारे में आपने समझ लिया होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम दक्षिण भारत की नदियों को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण भारत की नदियों की कुछ विशेषताएं। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक हो रहा है बंगाल की खाड़ी और एक और है अरब सागर। कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम
डिटेल से कवर करेंगे, जैसे कि दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी, ब्राह्मणी नदी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, जैसे लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा। तो हम इन सभी नदियों को आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और यही क्रम इनका सही क्रम है। जैसे कि दामोदर नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, यह इनका सही क्रम है। आगे की जो नदियाँ हैं इनसे डिटेल में प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है, वह कहाँ जाकर मिल जाती हैं। हम सिर्फ उनको ही कवर करेंगे और बाकी की जो नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनसे डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है, हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। तो जहाँ पर हमने ख़त्म किया था गंगा नदी तंत्र में, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी नदियों को कवर करते हैं। अब देखते हैं दामोदर नदी के बारे में कि इसका उद्गम क्या है, यानी कि यह कहाँ से निकलती है। यह छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह इसका उद्गम स्थल है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, यानी कि यह किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो वह आपके झारखंड से निकलती है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल चली जाती है और जाकर आकर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसकी सहायक नदी है, तो वह आपकी हुगली नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था कि जो हमारी गंगा है यह पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है जिसे हुगली कहते हैं और दूसरी धारा बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा कहते हैं। जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा कहते हैं और जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली कहते हैं। तो हुगली नदी में ही एक अन्य नदी जो दामोदर नदी झारखंड के रांची के पठार से आकर हुगली नदी में मिल जाती है और आकर में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखें जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ का कारण बनती है। अब देखते हैं अगली नदी स्वर्णरेखा नदी। तो इसका उद्गम क्या है, रांची का पठार झारखंड, ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड से निकलकर उड़ीसा में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल में एंटर करती है और आखिर में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहीं से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है, तो वह आपका झारखंड का रांची का पठार, इसे याद रखें। अब अगली नदी है बैतरणी नदी। इसका उद्गम है क्योंझर पठार उड़ीसा से। कौन सा है, उड़ीसा के क्योंझर पठार से। ऊपर की जो आपने चार नदियां दिख रही हैं इनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो झारखंड से नहीं निकलती। तो हमने ऊपर पढ़ा दामोदर, यह भी झारखंड से निकलती है। स्वर्णरेखा यह भी झारखंड से निकलती है। और जो आगे पढ़ेंगे ब्राह्मणी, यह भी आपके झारखंड से निकलती है। तो एक बची आपकी बैतरणी, ये झारखंड से न निकलकर कहाँ से निकलती है, वो है आपकी उड़ीसा से। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो झारखंड से नहीं निकलती। तो ये तीन नदी दे देगा और एक आपको बैतरणी दे देगा। तो याद रखें बैतरणी कहाँ से निकलती है, क्योंझर पठार उड़ीसा से, इसे याद रखें। इसके बाद इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो यह उड़ीसा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है, यह दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है। एक है संक नदी और दूसरी है कोल नदी। यह संक नदी और कोल नदी झारखंड से निकलकर उड़ीसा के राउरकेला स्थान पर आकर मिल जाती है और वहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो इसे याद रखें कि संक नदी और कोल नदी के संगम से ब्राह्मणी नदी का उद्गम माना जाता है। तो ये दोनों नदी कहाँ मिलती हैं, उड़ीसा के राउरकेला पर। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि झारखंड से आने वाली दो नदियाँ संक और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ से आती है,
यह झारखंड से आती है। दो नदियों के संगम शंख और कोयल से मिलकर बनती है उड़ीसा के राउरकेला में। इसके बाद यह क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है। और आखिर में जाकर यह बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसे याद रखें। अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि शंख नदी और कोयल नदी दो नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी बनी है। तो देखें, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वह पूजन पाठ करते हैं और क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं और कोयल को भी आप याद कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं महानदी। महानदी का उद्गम क्षेत्र यानी यह कहाँ से निकलती है? यह छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसे याद रखें, यह कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसके बाद यह उड़ीसा में एंटर करती है और आखिर में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में जाती है, उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवेश कर जाती है। और अन्य पॉइंट को देखें तो यह उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये उड़ीसा है ना, उसके कटक शहर में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी एक और अन्य विशेषता है, तेल नदी और जोग नदी इसकी सहायक नदी हैं। इसे भी याद रखें, जो तेल नदी और जोग नदी हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि जोग नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वह आपकी महानदी की। हम देखते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका बहाव क्षेत्र क्या है, यानी कि यह किन किन राज्यों से होकर बहती है। हम उन्हीं नदियों को डिटेल में कवर करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी की छोटी नदियां हैं उनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि इनका उद्गम क्षेत्र क्या है और यह किन राज्यों से होकर बहती है। हम सिर्फ उन्हीं को कम डिटेल में कवर करेंगे। जो डिटेल में पूछी जाती हैं हम उन्हें डिटेल में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग है। वर्तमान में भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर में है। तो यह गोदावरी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? वो है आपके त्र्यंबकेश्वर में। भाव क्षेत्र की बात करें, यानी कि यह किन किन राज्यों से होकर बहती है। वह महाराष्ट्र से तो निकलती है, इसके बाद यह छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद यह तेलंगाना में इंटर करती है और फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी भाव क्षेत्र क्या क्या है। यह महाराष्ट्र से प्रवेश करेगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, फिर तेलंगाना में चली जाती है, उसके बाद ये एंटर करती है आंध्र प्रदेश में और आकर में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। यही एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मैंने उन्हीं फैक्ट्स को कवर किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो है गोदावरी नदी की लंबाई 1465 है। इसे याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो वह आपकी 1465 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखें। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है आपकी गंगा। उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, याद रखें। भारत की सबसे लंबी कौन सी है? आपकी गंगा है। यदि वो आपसे दक्षिण भारत की नदी के बारे में बात करता है तो वह है आपकी गोदावरी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखें। जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी। इसके बाद तीसरा फैक्ट है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो वह आपकी गोदावरी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात यह है कि इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं, याद रखें। इसे दक्षिण की गंगा नहीं कहते, दक्षिण की गंगा नहीं कहते, इसे याद रखें। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे याद रखें कि दक्षिणी गंगा कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ये पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो लोग क्या लगा देते हैं उसमें? गोदावरी लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखें, दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को।
अगला पॉइंट है, जो नासिक है महाराष्ट्र का, वो गोदावरी के तट पर स्थित है। याद रखें, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी के तट पर। यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, तो याद रखें नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर। अब हम देखते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो 3 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा मैप के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो गोदावरी है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये बहते बहते कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवेश कर जाती है। इसमें दो तरफ से नदियाँ आके मिलती हैं, एक आपकी दाईं ओर से आकर मिलती हैं यानी कि राइट साइड से, ठीक है, और एक आपके बाईं ओर से मिलती हैं यानी कि लेफ्ट साइड से। जब आप नदी की धारा की दिशा में चलेंगे या उसके तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, यानी कि जो नदियाँ आगे मिल रही हैं वो बाईं तरफ से मिल रही हैं और जो कौन सी नदियाँ दाईं ओर से आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ नदियाँ उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले इसमें आकर मिलती है पूर्णा, ठीक है, और इंद्रावती और सबरी, ये 3 नदियाँ बाईं ओर से आकर इसमें मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? पूर्णा, इंद्रावती और सबरी। इसके बाद देखते हैं कुछ नदियाँ हैं इनका कुछ संगम है, ठीक है, कुछ नदियाँ इनका कुछ संगम है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें पेनगंगा और बरदा आकर ये दो नदियों का संगम होता है। इसके बाद ये बरदा नाम से आगे बहती हैं, ठीक है, पेनगंगा और बरदा का मिलन स्थल होता है, उसके बाद दोनों का मिलन स्थल बरदा के नाम से आगे बहती हैं। इसमें एक अन्य नदी आती है मध्य प्रदेश से, बैनगंगा, इसमें आकर मिल जाती है। जब ये बरदा और बैनगंगा मिलती हैं तो उनसे एक नदी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं प्राणहिता, ठीक है। जब बैनगंगा और बरदा मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण होता है? वो है आपकी प्राणहिता। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो बरदा और बैनगंगा नदी के संगम से किस नदी का निर्माण होता है, तो वह नदी आपकी प्राणहिता। याद रखें, एग्जाम में बहुत बहुत कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखते हैं हम सबसे वेरी मोस्ट, सभी में सबसे वेरी मोस्ट नदी है मंजीरा, जो कि दाईं ओर से आकर मिलती है। एग्जाम में पूछा गया है कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो आपको दे देगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से नदियों का नाम दे देगा, तो वह आपकी गोदावरी। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोदावरी की भिन्न नदी कौन सी है? गोदावरी की भिन्न नदी कौन सी है? तो देखें आप, आपको एक ये नदी दे देगा और 3 इनमें से दे देगा, लेकिन आपको याद क्या रहेगा कि ये चारों नदी तो गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, आप कन्फ्यूजन में कुछ गलत कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे? ये पूछ रहा है, आप देखें ये आपकी बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट से आकर मिल रही हैं और ये आपकी दाईं ओर यानी कि राइट से आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो भिन्न कैसे हुई? क्योंकि जो 3 नदियाँ हैं ऊपर साइड की, मैंने बताया था ये 3 नदियाँ, तो ये बाएं से मिल रही हैं और एक दाएं से मिल रही हैं, इस प्रकार से भिन्न हुई, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गोदावरी नदी के बाद अब हम देखते हैं कृष्णा नदी को कि इसका उद्गम क्या है, इसका भाव क्षेत्र क्या है, इस और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हम कवर करेंगे। गोदावरी के तरह ही यह भी डिटेल में पूछी जाती है, तो इसे भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी उद्गम, यानी कि यह कहाँ से निकलती है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। जो महाबलेश्वर है ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है। मैंने पर्वतों वाली वीडियो में बताया था कि पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, अरावली पहाड़ियाँ कहाँ हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर आप उसे देख लें। मैंने उन्हीं पॉइंट्स को उस वीडियो में कवर किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके भाव क्षेत्र की। यह महाराष्ट्र से निकलती है, इसके बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है और उसके बाद यह तेलंगाना में एंटर करती है और आखिर में यह आंध्र प्रदेश में चली जाती है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये कितने राज्यों से होकर बह रही है? यह 4 राज्यों से होकर बह रही है कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपके तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। यह प्रायद्वीपीय भारत की
दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, यानी कि जो दक्षिण भारत है, उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली लंबी नदी हमने पीछे पढ़ा था, तो वह आपकी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी थी, 1465 किलोमीटर, याद रखें। यह प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे आप जरूर याद रखें। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। जो कोयना नदी है ना, ये वाली, इसे महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि जीवन दायिनी, ठीक है, तो ऐसे याद रखें, जो कोयना नदी है वो महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। अगली है कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी, हैदराबाद उसी नदी के तट पर स्थित है। तो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो वह आपकी मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में आपको बता दिया कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है, उसे आप जरूर देख लें। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, तो आप उसे मैप की सहायता से एक बार जरूर याद रखें। तो हम देखते हैं कि यह महाबलेश्वर से निकलती है और आकर में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इससे लेफ्ट साइड से कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं और कुछ राइट साइड से, यानी कि बाएं साइड से और दाएं साइड से आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। ऊपर हम देखें कि लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड से दो नदियाँ आकर मिलती हैं, एक है भीमा और एक है आपकी मूसी। तो मूसी नदी क्यों पूछी जाती है, क्योंकि हैदराबाद इस नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आपसे यह पूछा जाता है। और हम देखें राइट साइड यानी कि दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, कोयना नदी, हमने कोयना नदी को देखा था, यह महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। इसके बाद दो नदियाँ और हैं, वो हैं आपकी घाट प्रभा और माल प्रभा, इन्हें भी याद रखें, घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है। घाट पश्चिमी घाट से याद रखें, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें दो नदी मिलकर एक अन्य नदी का निर्माण करती हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी तुंगभद्रा नदी, ठीक है। यह दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, एक का अन्य नाम है तुंग, एक का अन्य नाम है भद्रा। जब ये दोनों नदी एक स्थान पर जाकर मिलती हैं तो उनसे एक नदी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं तुंगभद्रा। यह पूछा जाता है कि तुंगभद्रा किन दो नदियों के संगम से बनी है, तो वह आपकी तुंग और भद्रा नदी से। तो हमने देखा कि कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं और कौन सी लेफ्ट साइड और कौन सी राइट साइड से आकर इसमें मिल रही हैं। कृष्णा नदी के बाद अब हम देखते हैं अन्य छोटी छोटी नदियाँ जिनसे एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक दो नदियाँ हैं जिनसे पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, ठीक है। सबसे पहली नदी आती है पेन्नार नदी। इसका उद्गम यानी कि यह कहाँ से निकलती है, यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है। तो कोलार किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको पता ही होगा, यह सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, यानी कि यह किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश में इंटर करती है और आकर में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो हमने देखा इसका उद्गम क्षेत्र और बहाव क्षेत्र, आपको सिर्फ ये इतना ही याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कावेरी नदी, यह इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो इसका उद्गम की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह कर्नाटक से निकलती है, इसके बाद यह तमिलनाडु में आती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। हमने देखा कि यह कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में इंटर करती है और आकर में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब इसकी कुछ विशेषता पूछ लेते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसे याद रखें आप, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, याद रखें। गोदावरी को दक्षिण की भारत की गंगा नहीं कहते, बल्कि कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। गोदावरी को कौन सी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह आपकी कावेरी नदी। इसकी एक और विशेषता है, यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। इसको समझने से पहले एक इसकी कुछ जानकारी को आप समझिए। जैसे ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, यह तमिलनाडु में जाकर गिर जाती है। देखो जब मानसून आता है तो कर्नाटक के क्षेत्र में ये प्रवेश करता है, तो यहाँ पर ये जाकर बरसात करता है, तो इस नदी में पानी आ जाता है।
इसके बाद जब मानसून लौटता है यानी कि दिसंबर जनवरी के महीने में जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में आकर ये वर्षा कराता है। इस प्रकार से ये दोनों क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो इस कारण इसकी नदी है, इसमें जो पानी है भरा रहता है। तो हमने देखा इसे सदाबहार नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। अब हम दो नदी और देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप उनको भी देख लें। एक है बैगई नदी और एक है ताम्रपाणी नदी। तो हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो यह तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसको समझने से पहले इस चीज़ को समझिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है और नीचे इसके श्रीलंका है। इसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है। राम सेतु की इस साइड देखें तो इस साइड है आपकी पाक की खाड़ी और इस साइड है मन्नार की खाड़ी। इसे याद रखें आप माइंड में, ठीक है। तो जो बैगई नदी निकलती है तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और जो हमारा मदुरै शहर है यानी कि मदुरई शहर है वो बैगई नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से भी याद रखें। अगली है ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी ये तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी नदी पाक की खाड़ी में गिर रही है और कौन सी नदी मन्नार की खाड़ी में गिर रही है। इसे याद रखें। जैसे ताम्रपाणी नदी है तो हम ताम्र लिख के देख लेते हैं। ये तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसे याद रखें। ता से तमिलनाडु से निकलती है और माँ से मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इससे आपको पता चल गया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बैगई नदी है वो कहाँ गिरेगी, आपकी पाक की खाड़ी में जाकर गिरेगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो इस साइड गिर रही हैं वो आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। सबसे पहले यह जान लें आप कि जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये खंबात की खाड़ी है, और ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको कच्छ की खाड़ी है, और ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको जो पूरा ये अरब सागर है। यानी कि अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी स्थित है और कच्छ की खाड़ी स्थित है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आप याद रखें। ये आपका जो वाला हिस्सा है वो खंबात की खाड़ी है। अब हम देखते हैं पहली नदी। पहली नदी आपकी लूनी नदी। इसका उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है, यह अरावली पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है, ठीक है। इसे याद रखें। ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान का एक ज़िला है अजमेर, अजमेर ज़िले में अरावली पहाड़ियाँ हैं, यह वहाँ से निकलती है। भाप क्षेत्र की बात करें, यह राजस्थान से निकल कर गुजरात में एंटर करती है, उसके बाद यह गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है यानी कि विलुप्त हो जाती है, ठीक है। याद रखें, यह समुद्र में आकर नहीं मिलती। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो समुद्र में आकर नहीं मिलती यानी कि क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। याद रखें, वह है आपकी कौन सी नदी, वह है आपकी लूनी नदी। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यह हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है कि यह मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, ठीक है। हमने देखा कि राजस्थान में ज़्यादातर मरुस्थल है, तो इसे मरुस्थलीय नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, इसी कारण इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं अगली नदी। इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी, ठीक है। इसका उद्गम की बात करें तो यह उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से राजस्थान से यह निकलती है, ठीक है। ऊपर देखा था जो लूनी नदी थी वह आपकी अजमेर ज़िले से निकल रही थी, यह आपके उदयपुर ज़िले से निकल रही है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह राजस्थान से निकलकर गुजरात में जा रही थी, गुजरात के बाद यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही थी। मैंने आपको आगे इसलिए बताया था कि खंबात की खाड़ी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो ये साबरमती है राजस्थान से निकलती है, उसके बाद गुजरात में आकर एंटर करती है और आकर में जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इसे आप याद रखें। इसकी विशेषता देखते हैं कि अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर हैं। जो अहमदाबाद है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। अब है अगली नदी माही नदी। इसका उद्गम क्षेत्र की बात करें तो क्या है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। इसकी बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और यह गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में
गिर जाती है। यानी कि ये मध्य प्रदेश से अगर राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसके बाद ये गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हमने इससे पहली वाली नदी देखी थी साबरमती, वो भी खंबात की खाड़ी में आकर गिर रही थी, और जो माही नदी है वो भी आपकी खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह आपकी माही नदी है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो भारत की जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। आप देख सकते हैं एक बार जो माही नदी इस साइड से काटेगी और दूसरी तरफ राजस्थान से बहती हुई गुजरात में आकर यह कर्क रेखा को काट देती है। तो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को काटती है, वो है आपकी माही नदी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नर्मदा नदी। इसकी उद्गम की बात करें तो यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, इसे आगे जाकर मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़, यह कहें तो छत्तीसगढ़ का जो पठार है मैकाल पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, ये वहाँ से निकलती है। इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद गुजरात में इंटर करती है और आखिर में गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में यह जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसे याद रखें। इसके यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं, आप उसको समझें कि यह ज़्यादातर मध्य प्रदेश में 87% क्षेत्र में बहती है। इसके बाद यह महाराष्ट्र में मात्र 1.5% क्षेत्र में बहती है। इसके बाद यह गुजरात में 11.5% क्षेत्र में बहती है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वाधिक ये किस में बहती है? मध्य प्रदेश में। इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, इसे याद रखें। मध्य प्रदेश की इसे जीवन धारा कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है इसको समझें। जब कोई समतल क्षेत्र होता है तो उसके बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है और ऊपर का हिस्सा जो होता है अलग बगल का, वो दोनों ऊपर उठे हुए होते हैं, और जो बीच का नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है उसमें से कुछ नदी बहने लगती है, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो यह नदी भी कहाँ से होकर बहती है? वह आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला पॉइंट है कि यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है, एक साइड है आपका विंध्याचल पर्वत और एक साइड है आपका सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच से होकर यह नदी बहती है, इसे भी आप याद रखें। अगला है कि ये ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। मैंने आपको इससे पहली वाले वीडियो में बताया था कि एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको आगे बता दिया। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ना भोपाल, वो किस नदी के तट पर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है वो कहाँ पे है? वह आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका अगला पॉइंट है कि नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। हमने गंगा नदी तंत्र में देखा था कि सोन भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से सीधे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती हैं दोनों, एक तो पश्चिम की ओर बहने लगती है, एक पूर्व की ओर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो देखा, नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान से अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। अब है अगली नदी ताप्ती नदी। यह भी नर्मदा के समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके उद्गम की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। भाप क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और आखिर में गुजरात में इंटर करके खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इसे याद रखें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो यह भी नर्मदा की तरह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जिस प्रकार से दो पहाड़ों के बीच से नर्मदा घाटी बह रही थी, इसी प्रकार से यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और जो सूरत है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखें। जो सूरत शहर है गुजरात का, वह किस नदी के तट पर स्थित है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो वह आपकी ताप्ती नदी के तट पर। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, जो सूरज होता है वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को तप्त यानी तपा देता है, इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं ऐसे। अब कुछ छोटी छोटी और सहायक नदियाँ बचती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक है मांडवी नदी। इसकी उद्गम क्षेत्र की बात करें तो यह कहाँ से निकलती है? यह कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है।
कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान कहाँ से, यानी कि यह पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी भाव क्षेत्र की बात करें तो यह कर्नाटक के से निकलती है, उसके बाद ये गोवा में जाती है, गोवा में जाकर यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसे याद रखें। इसकी विशेषताओं की बात करें तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, मांडवी नदी के तट पर है, इसे भी याद रखें। जो गोवा की जो राजधानी क्या है, पणजी है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है ज्वारी नदी, लेकिन जो अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप इसे देख लें। ज्वारी नदी है वो कहाँ से निकलती है, गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती। अब हम देख लेते हैं 4 नदियाँ और हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब हम इनको दो दो में कवर करेंगे। एक है आपकी गंगाबेली नदी और एक है आपकी शरावती नदी। यह कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, वो है आपकी गंगाबेली नदी और शरावती नदी। एक है अगली नदी है पेरियार नदी है, जो केरल से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आपने देखा होगा जितनी भी बांध हैं, जितनी भी नदियाँ हैं या झीलें हैं, वो आपकी कहाँ पे हैं, वो आपकी केरल में। आप बिना आँखें मूछे इसको लगा दें कि पेरियार जैसे नाम आए तो आप सीधा केरल लगा दें। एक और लास्ट है आपकी भरतपुजा नदी, यह तमिलनाडु से निकलती है, वो केरल में प्रवेश करती है, उसके बाद यह अरब सागर में गिर जाती है। इसे भी आप याद रखें। दोस्तों, इसी के साथ हमारे नदियों का चैप्टर एक टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।